ओम शांति। रंजन बेन, ओम शांति। गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग। रंजन बेन को तो सब जानते हैं, हमारे वलसा क्या सूरत सब सेंटरों के आप सब जोन इंचार्ज है और बहुत अच्छी सेवा बचपन से कर रहे हैं। आज उनका हम अनुभव सुनेंगे। ओम शांति रंजन बेन, वेलकम। ओम शांति। वेलकम। आज के इस नुमा शाम के अनुभव सुनने और सुनाने के सत्र में आपका बहुत दिलो जान से दीदी जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सारा ही बड़ौदा परिवार आपका दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना कीमती समय आज हम बच्चों के लिए निकाला है। आप अपने जीवन की जो लंबी ये दास्तान है वो आज सागर को गागर में समाने जा रहे हैं, तो हमारे पास ये विशेष आज मौका है। और भाई और बहनों, दीदी जी केवल वलसाड नहीं, केवल गुजरात नहीं, भारत भी नहीं, लेकिन पूरे विश्व के कई देशों में आपकी ख्याति है, ये हमें पता है। तो ऐसी विशेष व्यक्तित्व से आज हम सुनने जा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े गौरव और खुशी की बात है। तो दीदी जी भले आज आप अभी शुरू करें आपका अनुभव। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 बार ओम शांति बोलते हैं और हमें आदरणीय दादी जानकी जी की स्मृति आ जाती है। क्योंकि दादी जी हमेशा क्या कहती थी कि जब तक 3 बार ओम शांति ना बोलो तब तक मुझे चैन नहीं आता है। तो हमेशा दादी जी बोलते भी थे और सभा से भी ये चाहते कि सभी बोले 3 बार ओम शांति। आज विशेष आपकी अनुभवों की श्रृंखला में आपने आज मुझे निमंत्रण दिया है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ जो आज मुझे मौका मिला है अपने अनुभवों को शेयर करने का। और जहाँ अनुभव सुनाने की बात आई तो नेचुरल है हम अपने बचपन में चले जाते हैं, जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। और यह भी एक आप सभी का बहुत अच्छा आयोजन है अनुभवों की श्रृंखला का, कि जिसके अंदर देश और विदेश के ऐसे बाबा के अमूल्य रतन और हर रोज एक एक के अनुभवों को आप सामने रखते हो। क्योंकि कहते ही है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। बाबा कई बार हमें कहते हैं कि हमारे जीवन के अनुभव भी कई बार दूसरों को प्रेरणा देते हैं और अनुभव की एक छाप लग जाती है। अगर पढ़ा हुआ है तो भूल भी जाता है, लेकिन अनुभव किया हुआ कभी भूलता नहीं है। तो जब मुझे भी ये अनुभव को शेयर करने का निमंत्रण दिया तो मैं भी अपने बचपन में चली गई। अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी लौकिक अलौकिक जन्मभूमि सूरत है और बचपन से ही एक धार्मिक परिवार के अंदर हमारा जन्म हुआ और इसलिए बचपन से ही धार्मिक संस्कार मिले हुए थे। मैं जब छोटी थी 10-11 साल की थी और उसी समय पर हमारे अंदर वो भक्ति के संस्कार जो हमारी दादी के द्वारा हमें मिला, जैसे मीराबाई के लिए भी कहते
कि दादी के द्वारा उनको भक्ति के संस्कार मिले, बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करना सीखा। ऐसे हमें भी हमारी दादी के द्वारा ही ये भक्ति के संस्कार मिला। और ऐसी छोटी आयु के अंदर ही 10-11 साल की छोटी आयु में ही जैसे कि भक्ति, पूजा पाठ करना, भागवत पढ़ना, ये सब हम दादी के साथ करते थे। और उसके साथ जब भी हमारे दादी माँ कहीं बाहर जाते थे तो दादी माँ के मंदिर को हमें ही संभालना होता था। सुबह में पूजा करना, भगवान को स्नान कराना, आरती करना, वो सब हमें मिलता था, हम ही करते थे। तो इस रीति से भक्ति के संस्कार तो थे, लेकिन एक भक्ति का वातावरण घर के अंदर ऐसा था कि हर अधिक मास के अंदर एक मास अधिक मास की कथा चलती थी, घर में ही उसका आयोजन होता था। ऐसे ही हर मास सत्यनारायण की कथा घर में होती थी। तो बचपन से ये सभी कथाएं भी हम सुनते आए और ऐसे भक्ति के माहौल के अंदर बचपन से ही एक ऐसा चलता था कि बस हमें व्रत उपवास करना, क्योंकि जब से हमने जिस्मानी पढ़ाई शुरू किया और स्कूल के अंदर भी हमेशा हम आगे नंबर में ही, फर्स्ट नंबर में ही रहे। स्कूल के अंदर भी एक सेवा भावना, आज्ञाकारिता, तो हमेशा स्कूल टीचर की भी मैं बहुत प्यारी लाडली रही, हमेशा उनके दिल पर रही। तो स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चलती थी और एक तरफ भक्ति के संस्कार भी बहुत अच्छे ऐसे मिलते जा रहे थे, लेकिन एक साथ सेवा भाव भी बहुत था। पर कुछ संस्कार ऐसे थे कि जैसे पहले से ही होता था कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें हर एक काम खुद करना है, हमको सब कुछ आना चाहिए। तो ये एक अंदर में रहता था और इसलिए रहता था कि मुझे सब कुछ सीखना है, तो सीखने की भावना भी रहती थी। उसके साथ घर से वो संस्कार भी हमको मिले कि बड़ों का रेस्पेक्ट रखना है, रेस्पेक्ट से बात करना है, ये सब कुछ हमको घर से ही सिखाया गया था। और स्कूल के अंदर स्कूल की पढ़ाई, घर की पढ़ाई, भक्ति भाव, यही जीवन हमारी चल रही थी। और ऐसे करते करते हमने मैट्रिक तक की पढ़ाई को पूरा किया। और जब मैट्रिक की पढ़ाई हमारी पूरी हुई, अब फिर आगे हम पढ़ना चाहते थे कि कॉलेज में जाए, लेकिन घर का वातावरण कुछ रूढ़ी चुस्त भी था। हमारे दादी माँ ही कि लड़कियों को कभी कॉलेज में नहीं भेजते थे, लेकिन मैट्रिक तक की पढ़ाई करो और उसके बाद उनको सिलाई काम सिखाते थे। हमारी हर बहनों को, कजिन सिस्टर, सभी को सिलाई काम सबको आता है। और मैं नशे से कहूँगी, आज भी मुझे सिलाई का इतना ही शौक है जो सीखा हुआ है, क्योंकि घर में वही मानते थे कि सिलाई काम सीखा हुआ होगा तो कभी भी जीवन में काम आ सकता है। और दूसरी बात, कॉलेज करके क्या करना है, हमें नौकरी तो करने नहीं है, क्योंकि उस जमाने में कोई नौकरी करने के तो ये लेडीज तो कोई बाहर नौकरी करने जाती नहीं थी। ये मैं आपको 50 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो उस रीति से घर के अंदर, ये 50 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ कि उस समय पर ये माहौल ऐसा घर का था और सिलाई काम हमको सिखाया गया। लेकिन अंदर में गुस्सा भी था, क्योंकि मुझे कॉलेज जाने की बहुत दिल थी और उन्होंने नहीं भेजा। और मैं अंदर से ये समझती थी, पढ़ाई करूं, नौकरी करना, अपने आप पर जीना, इस रीति से मेरी विचारधारा थी। लेकिन बचपन से जो पढ़ाई में करती थी,
तो मेरे जीवन के अंदर गुजराती साहित्य का बहुत प्रभाव मेरे ऊपर रहा। जैसे कि स्कूल के अंदर जो पढ़ने में आता था नेपोलियन की बात कि अशक्य शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है, ऐसे ही जो कहते थे काला माठानो मानवी धारे ते करी सके छे, ऐसे ही एक बात जो थी कि जीवो तो जीवो जगमा खरी ताकत थी, माथू खुमारी थी सदा ऊंचू करे। ऐसे जो मैं गुजराती साहित्य में जो पढ़ा था और इन बातों का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इसलिए मैं हमेशा उसी रीति से अपने जीवन को ढालती गई कि मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे सब कुछ आना चाहिए और एक अंदर में आत्मविश्वास भी इतना ही था। तो जब सिलाई काम भी हमने सीख लिया, सीखने के बाद मैं घर में ही सिलाई काम करना शुरू किया। जरूरत नहीं थी कि घर वालों को कोई पैसे की जरूरत है, लेकिन टाइम पास के लिए, क्योंकि घर में कोई ज्यादा नहीं थे, भाभी भी थे, कोई कामकाज तो इतना होता नहीं था, तो सारा दिन करेंगे क्या। और इसलिए मैं बाहर का सिलाई काम भी शुरू किया, लेकिन घर के अंदर कभी भी हम जो कमाते थे, होता है ना कि बच्चे की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, तो कभी भी हम जो सिलाई काम करते थे तो वो हमारे पास ही रहता था, घर वाले कभी उसमें एक पैसा भी लेते नहीं थे। तो एक तरफ भक्तिमय जीवन, दूसरी तरफ ये जीवन, 20 साल की आयु हुई। ये भी एक मेरा सौभाग्य रहा कि भल घर वाले रोटी चुस्त थे, लेकिन ये भी मानते थे कि बहुत छोटी आयु में बच्चियों की शादी नहीं करानी है, 20 साल के बाद ही करानी है, और इसलिए मैं सेफ थी। फिर बाद में जब हमने बड़ी हुई तो जो बचपन में तो बस भक्ति के माहौल में भक्ति करते रहे, करती रहे, लेकिन बड़े हुए तो अभी बुद्धि ने भक्ति की बातों पर तर्क करना शुरू किया। और वो कैसे तर्क करना शुरू किया कि जैसे हर मास सत्यनारायण की कथा होती थी, तो फिर मैं सोचती थी कि हम जब सत्यनारायण की कथा करते हैं तो वो कलावती और लीलावती की कहानी सुनते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि उन्होंने भी ये कथा किया, व्रत किया तो उनका दुख दूर हुआ। तो हमने सत्यनारायण की कथा की तो लीलावती कलावती की बातें सुनी, उन्होंने जब सत्यनारायण का व्रत किया तो उन्होंने किसकी कथा सुनी होगी, मन उसके ऊपर कौन है। ऐसे ही संतोषी माँ का व्रत करते तो सोचती थी कि हम जब संतोषी माँ का व्रत करते हैं तो वो सास बहू की कहानी सुन लेते हैं, और बहू ने व्रत किया और उनका दुख दूर हुआ। तो फिर बहू ने जब व्रत किया तो उसने किसकी कहानी सुनी होंगी। तो इस रीति से हमेशा मन के अंदर ये प्रश्न उठते थे, लेकिन कहते हैं ना भक्ति के अंदर तो जो भी सुनो सत वचन महाराज, प्रश्न नहीं करना है। इसलिए मन के अंदर ये प्रश्न चलते रहते थे, लेकिन कभी किसी के आगे हमने बताया नहीं था। और इसलिए थोड़ा समझदार हुए, बड़े हुए, और कुछ परिस्थितियां ऐसी आई तो जैसे भक्ति के ऊपर से भी एक विश्वास उठता गया कि आखिर भी इतनी भक्ति करो, सच्चाई सफाई से चलो, सब कुछ फिर भी क्या है। तो इस रीति से ऐसी लाइफ थी। और फिर आया मेरे जीवन के परिवर्तन का मोड़ 1977 में, जब सूरत के अंदर बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेले का आयोजन हुआ था। हमारे आदरणीय डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन को तो पता होगा सूरत के मेले का पूरा। तो जब सूरत के अंदर वो मेला किया गया था कि जिस मेले के अंदर उस समय पर ओपनिंग में हमारी दादी जी आए थे और समाप्ति में बड़ी दीदी आए थे। उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई आए थे, लेकिन तब तो हमें तो बाद में पता चला। लेकिन वो जो मेले का आयोजन किया गया था तो उसमें क्या था
कि सेंटर इस तरफ सुमुलदेरी रोड पर और मेला जो था वो इस तरफ 10 किलोमीटर का फासला, चौपाटी ग्राउंड पूरा बीच में 10 किलोमीटर। और उस समय पर तो सूरत इतना बड़ा नहीं था, 8वां लाइन से आते थे हमारा सूरत सिटी पूरा हो गया, बाद में गांव शुरू होते थे। और वो मेला जो था वो चौपाटी ग्राउंड पर था, जो मेरे घर से नजदीक पड़ता था, क्योंकि मैं वहां सूरत में नानपुरा में मेरा रेसिडेंस था, तो वहां से नजदीक पड़ता था, 2-3 किलोमीटर ही शायद होगा। तो परिवार में एक दिन हमारे लौकिक माताजी ने ही कहा कि हमको मेला देखने जाना है। और यह उन्हों को भी इसलिए, देखो कहाँ कहाँ हमें किसी न किसी से कुछ मदद मिली बाबा का बनने के लिए, तो वह उन्हों को भी जाने की दिल इसीलिए हुई कि हमारे लौकिक मामा मामी जो नवसारी में थे, जिन्होंने 1 साल पहले ही वहां ज्ञान में आना शुरू किया था, और इसलिए उन्होंने ही निमंत्रण दिया था कि आप ये मेला देखने जरूर आना। और मामी को बहुत उमंग उत्साह रहता था, बहुत उमंग उत्साह में उड़ते रहते थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था और इसलिए वो जाने का प्रोग्राम बनाया मेला देखने के लिए। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था कि मुझे कोई मेला देखना है, लेकिन फिर भी मम्मी ने, मौसी ने थोड़ा कहा, आग्रह किया कि नहीं बस चलो, घर में बैठ के क्या करेंगे, तो आप चलो साथ में, बाजू में चौपाटी है, घूम कर आएंगे। ऐसे कह करके उन्होंने फिर मुझे भी तैयार किया। परिवार के साथ में मेला देखने गई। इंटरेस्ट तो था ही नहीं कि मुझे कुछ देखना है, समझना है। वो लोग बहुत अच्छी तरह से परिवार वाले मेले को समझ रहे थे, क्योंकि स्पेशल गेस्ट थे, तो बहुत अच्छी तरह से वो समझ रहे थे एक एक चित्रों को। और मैं ऐसे ही बाहर में मेले के जो स्टॉल के अंदर नहीं, लेकिन बाहर में चक्कर लगा रही थी। वहां पर जो राज्योग शिविर फॉर्म भराने का टेबल रखा था, चलते चलते मैंने इतना सुन लिया कि इस तारीख से राज्योग शिविर शुरू होंगी और बहनों के लिए स्पेशल दोपहर का टाइम रखा है 3 से 5 का, तो आप जरूर शिविर में आओ। बस इतना मैंने कानों से सुन लिया और फॉर्म तो नहीं भराया, पूरा मेला भी देखा और उसके बाद फिर आ गए। अब जो सुन लिया था वो अंदर छप गया था तारीख। तो जैसे ही वो तारीख आई तो हमने घर में माताजी को कहा कि मैं वहां वो शिविर में जाऊं सुनने के लिए। मैं जाऊं, सुनूं तो सही, बोलो क्या सुनाते हैं। ऐसे कहकर के मैं वहां शिविर में गई। तो माताजी ने मना नहीं किया, क्योंकि उनको पता था, मुझे मालूम नहीं था, तो उनको पता था कि मेरे भाई भाभी जाते हैं नवसारी में तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा। और इसलिए मम्मी ने मुझे परमिशन दिया। जब मैं वहां शिविर में गई, प्रथम दिन ही आत्मा का परिचय दिया गया। और आत्मा का परिचय देने के बाद कि आत्मचिंतन करना है, तो घर आने के बाद मैंने वही चिंतन, मैं कामकाज करते भी वही चिंतन करती रही। और मैंने पहले ही दिन, मैं इस देह से अलग एक आत्मा और मैं आत्मा इस देह से करा रही हूँ, ये अनुभव मैंने पहले दिन ही किया। दूसरे दिन जब परमात्मा का परिचय दिया गया और जब वो परमात्मा का परिचय मैंने सुना, तो मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब मिल गया। जो सत्यनारायण भगवान कौन है, वो सास बहू जो करते उसका ऊपर कौन है, तो यहाँ ईश्वर एक है, वो कौन है, उसका सत्य परिचय मुझे मिल गया और अंदर में एक निश्चय हो गया, यही सत्य ईश्वर है। तीसरे दिन जो योग का लेसन चला और योग का लेसन पूरा होने के बाद
उस समय पर हर शिविरार्थी को अपना अनुभव सुनाना होता था। तो जब मुझे भी कहा गया कि आप अपना अनुभव सुनाओ, तो तीसरे दिन ही मैंने अपने अनुभव के अंदर सुनाया कि यह जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है और मुझे यही जीवन बनानी है, मैं यही जीवन बनाऊंगी। जबकि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है मैं नहीं जानती हूँ, न मैंने कभी ये सफेद कपड़े वाली बहनों को देखा है, लेकिन ये 3 दिन के अंदर ही पता नहीं एक ऐसा निश्चय हो गया कि बस मैं यही जीवन बनाऊंगी और इसके आगे जो भी क्लासेस होंगे मैं वो तो क्लास करूंगी। मैंने ये अनुभव में सुना दिया। फिर दूसरे दिन से वो ज्ञान शिविर शुरू हुई, तो मन के अंदर एक और प्रश्न था, और वो प्रश्न ये था कि जो 84 लाख योनि धारण करो तभी मनुष्य जन्म मिलता है। तो मैं कई बार अपने आप से बात करती थी कि 84 लाख योनि और तब फिर मनुष्य का जन्म, तो ये 84 लाख कब पूरा होगा? तो मैं जैसे अपने आप से बातें करती रहती थी, और जैसे हमारी चॉइस के जन्म मिलने वाले हो उसी हिसाब से मैं सोचती थी कि ऐसे जन्म लेना, ऐसी योनि धारण करना कि जल्दी जल्दी वो गिनती तो पूरी हो जाए 84 लाख की, जैसे चींटी है, ऐसे छोटे छोटे, ताकि जल्दी जल्दी गिनती पूरी हो जाए तो वापस जल्दी मनुष्य का जन्म मिल जाए। तो ये एक मन के अंदर हमेशा रहता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो 84 जन्मों का लेसन ज्ञान शिविर के अंदर सुना, और जब बताया गया कि चक्र 5000 वर्ष का है और उसमें हम मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 जन्म लेते हैं और वो भी मनुष्य का ही, हम कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं बनते हैं, मनुष्य योनि ही धारण करते हैं। और जब ये मैंने सुना तब एकदम हास हो गई कि चलो कुत्ता बिल्ली बनने से तो बच गए। तो इस रीति से ये मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद फिर 7 दिन का लेसन तो पूरा हुआ, मुरली क्लास शुरू हुआ, और तब तक मेला पूरा हुआ। मेला पूरा होने पर अभी सेंटर काफी दूर था, इसलिए मेले से निकली हुई आत्माओं की पालना करने के लिए मेरे घर से नजदीक में ही 1 किलोमीटर शायद था, तो एक उन लोगों ने किराए पर मकान रखा था और वहां डेली मुरली क्लास शुरू हुआ। तो रोज सेंटर से बहनें आती थी क्लास कराने के लिए और मुरली क्लास करा के वापस चली जाती थी। वो भी तो 1 मास के लिए ही रखा हुआ था, वो पूरा हुआ। अभी नजदीक में ही रोहित भाई की शुरू से ही मेरी पहचान रही। तो रोहित भाई जो LIC में थे और उन्हों का LIC क्वार्टर भी वहां नजदीक में ही था, और इसलिए उन्हों के घर के अंदर क्लास शिफ्ट किया गया और वहां पर फिर मुरली क्लास शुरू हुआ। हमने देखा रोहित भाई की हमेशा हर एक के प्रति, और उसमें भी खास कुमारियों के प्रति यही एक शुभ भावना रहती, कुमारी ब्रह्मा कुमारी बने। वो हमेशा इंस्पायर करते रहते थे। और दूसरी बात मैंने हमेशा उनके जीवन में शुरू से ये देखी, अनुभव की कि उन्हों की दृष्टि और वृत्ति के अंदर एकदम प्योरिटी थी। और वो जहां मेरे घर से नजदीक में ही रहते थे, तो उन्हों का उनके ऑफिस में आने जाने का रास्ता मेरे घर से ही पड़ता था। मेरे घर के मेरे आंगन से ही वो जाते थे, क्योंकि हमारा घर मेन रोड पर ही था। तो मेरे परिवार वाले भी रोहित भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। परिवार से एक बात आपको बता दूं, मैं लौकिक परिवार से अकेली ही ज्ञान में चली हूँ, और कोई ज्ञान में नहीं चले, मैं अकेली ही ज्ञान में चली। तो घर वाले इतना समझते थे कि ये उनके सेंटर का भाई है
और वो भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे रोहित भाई का। तो इस रीति से सेंटर से रोज बहनें आती थी क्लास कराने और हर गुरुवार रविवार को सेंटर में जाते थे। तो इस रीति से हमेशा चलता था। लेकिन मैंने लौकिक पढ़ाई के अंदर भी कभी भी दूसरी बेंच पर बैठ करके पढ़ाई नहीं किया। फर्स्ट बेंच पर टीचर के सामने बैठ करके ही पढ़ाई किया। तो यहाँ आने के बाद भी मेरा लक्ष्य यही रहता कि मुझे समय पर पहुंच जाना है पहले और आगे सामने ही बैठना है। तो मैं वही प्रयत्न करती थी। और दूसरा, शुरू से लेकर के मुरली के ऊपर इतना निश्चय रहा तो मैंने कभी मुरली मिस नहीं किया। उसके साथ पंक्चुअलिटी, समय पर पहुंचना, आराम से पहुंचना, लेट पहुंचना। जिस दिन, क्योंकि बस से आना जाना करते थे, हो सकता था कभी कभी बस नहीं मिलती थी, लेट आती थी और इसलिए सेंटर पर पहुंचने में देरी हो जाती थी। तो जब सेंटर पे पहुंचने में देरी हुई और पीछे बैठने को मिला, उस दिन मेरा क्लास में मन ही नहीं लगता था, जैसे कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और मैं हमेशा मॉर्निंग क्लास ही करती थी, क्योंकि फिर वापस घर में आकर के जो बाहर का सिलाई काम भी करती थी और दूसरा समाज का भी एक डर रहता था। कहते हैं ना भारत के अंदर कि भारत में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही होता है। और इसलिए वापस दिन में जाओ, कोई देखेगा, फिर सब पूछेंगे कहाँ जाती है, इसलिए मैं ज्यादा करके सुबह का ही क्लास करती थी। कभी कभी ऐसे होता था कि मान लो बाहर से कोई आए हैं और उनका क्लास रखा है, तो हम क्या करते थे, घर से रंगीन कपड़े पहन के सेंटर में जाते थे। अब वहां सभी वाइट यूनिफॉर्म में है तो रंगीन कपड़ा भी अच्छा नहीं लगता, तो वहां जाकर के वाइट कपड़े पहन लेते थे। फिर वापस आने पर कलर कपड़ा धारण कर लो। तो ऐसे छुप करके मैं जाती थी। मेरा इंटरेस्ट इतना ज्ञान के अंदर बढ़ता जा रहा था कि मैं रेगुलर क्लास तो करती थी, लेकिन जब मैंने ये लक्ष्य रखा कि ये जीवन बनानी है, तो पहले तो मुझे ये ज्ञान क्या है ये समझना है, ज्ञान की गहराई को समझना है। इसलिए मैं जब भी सेंटर पे जाती थी तो कोई ना कोई एक छोटी बड़ी पुस्तक खरीद कर लाती थी और घर के अंदर आकर के एक हफ्ते में वो पुस्तक तो पूरा कर देती थी। दूसरे हफ्ते जाओ, दूसरा पुस्तक ले आओ। ऐसे मैं खुद एक एक बुक पढ़ती गई। उस समय जितनी भी बुक्स थी वो सब मैंने पढ़ लिया और मैं समझती गई कि ज्ञान क्या है। 4-6 मास हुआ, दिनों दिन मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और शुरू से मेरा एक संस्कार कहो कि मैं जिसमें भी इन्वॉल्व होती उसमें पूरी गहराई तक जाती। जैसे भक्ति में थी तो भक्ति में भी गहराई तक गई, यहाँ पर भी गहराई तक जाना। तो मैं बहुत इन्वॉल्व होती जा रही थी। एक दिन हमारी मदर ने मुझे कहा, आपका शौक पूरा हुआ कि नहीं? मैंने कहा, शौक? मैं कोई शौक के लिए वहां जाती हूँ? मैं शौक के लिए नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं अपना जीवन बनाने के लिए वहां जाती हूँ। तो मुझे कहने लगे कि आप रोज रोज वहां जाते हैं, लोग यहाँ पर कितनी बातें करते हैं, लोग मुझे आकर के बोलते हैं कि आप अपनी बच्ची को ऐसे जाने देते हैं, ब्रह्मा कुमार में जाते हैं तुम शादी नहीं करते हैं, किसी का सुना होगा तो शादी नहीं करते हैं और आप वहां पर रोज जाते हो तो लोग मुझे आकर के सुनाते हैं। मैंने कहा, मैं जाती हूँ अपनी जीवन बनाने के लिए, कोई खराब रास्ते पर तो नहीं जा रही हूँ। जिस दिन आपके पास ये बात आए कि आपकी बेटी कोई खराब रास्ते पर गई है, उस दिन से मैं सेंटर में जाना बंद कर दूंगी।
मैंने मम्मी को ये कह दिया और तब से फिर मेरे मदर ने कभी भी मेरा ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन फिर भी दूसरा एक पेपर मेरे सामने था और वो था मेरी शादी की एज थी, और इसलिए बीच बीच में कोई ना कोई शादी के लिए बातें आती रहती थी। तो उसमें भी मैं जब सेंटर में जाती थी तो शुरू से जो भी हमारी सेंटर की बहनें थी, हमारे आदरणीय लता दीदी, वो सब जानते थे कि ये बहुत अच्छी कुमारी है, इसकी इंटरेस्ट है, लगन है। तो वो लोग मुझे हर प्रकार से इंस्पायर करते थे, सहयोग देते थे, और ये भी साथ साथ सिखाते थे कि आपको कभी घर में ये नहीं बोलना कि मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं तो आपको सेंटर में आना ही बंद करा देंगे। आप चलते रहो, बाबा को याद करके चलते रहो। तो बहनें मुझे कोई ना कोई युक्तियां बताती रहती थी और मुझे इंस्पायर करती रहती थी। अब यहाँ मैं एक बात बताऊं कि ये जो मेला किया गया था, और उस समय ये मेले का खर्चा 1 लाख रुपए का हुआ था। उस समय पर सूरत इतना बड़ा तो नहीं था, तो उस समय 1977 अर्थात आज से 44 इयर्स पहले, तो उस समय पर 1 लाख लोगों ने मेला देखा था। 5000 भाई बहनों ने शिविर किया था, और उसमें से मैं एक कुमारी निकली। और इसलिए हमारी बहनें मुझे चिढ़ाती थी, सेंटर की बहनें, कि आप एक को ढूंढने के लिए हमने 1 लाख का खर्चा किया है, आपको वो 1 लाख वसूल करना पड़ेगा। हम कहते थे 1 लाख तो क्या, हम 1 का अनेक गुना करके वसूल कर देंगे। आज बाबा वसूल करवा रहा है। उसी रीति से बहनों के साथ कई प्रकार की चिटचट चलती भी रहती थी, और इस रीति से आगे बढ़ते बढ़ते फिर 8 मास के बाद आबू गई। घर में तो चुपके से ही चल रही थी। मुझे याद है एक बार मैं राजकोट में मेला था और बहनों के साथ राजकोट में गई थी सेवा में, तो अचानक ही हमारे घर के अंदर मेरे जो फूफा और बुआ है जो आए थे, बर्मा में रहते थे, तो 22 साल के बाद आए थे और वापस तुरंत हफ्ते में निकल जाने वाले थे। अब मैं राजकोट में बैठी थी। घर में हमने, मम्मी ने दूसरों को यही बताया था कि मैं नवसारी मामा के घर जा रही हूँ। तो अब वो लोग आ गए अचानक, तो सब कहने लगे कि आपकी बच्ची 22 साल के बाद आए हैं, कभी देखा भी नहीं है, तो वापस 8 दिन में चले जाने वाले, तो आपकी बच्ची को बुलाओ, नवसारी में ही है। तो अब कैसे भी करके मम्मी ने मुझे राजकोट में मैसेज दिया, और मैं राजकोट से पहली बार बस में अकेली सूरत में आई। जब रात को पहुंची सूरत में तो इतनी बारिश हो रही थी, इतना ये हो था, लेकिन ऐसे कई बार चुपके चुपके नाम कहाँ का दिया और कहाँ पहुंच जाते थे। दूसरा, जो सेवा के अंदर लगन थी, तो बहनों के साथ भी हमेशा बहनें जहाँ कहीं भी गांव में प्रोग्राम के बाद शिविर आदि होता था, पाठशालाओं में क्लास कराने जाती थी, तो हमेशा बहनें मुझे साथ में लेकर के जाती थी। और इस रीति से बहनों के साथ पाठशालाओं में जाते जाते ही मैंने ये शिविर, कोर्स आदि सीखा। 2 साल हो गया, घर से आना जाना करते थे। बहनें मुझे वही फोर्स करती थी कि सेंटर में रहना है, समर्पित होना है, समर्पित होना है। मेरा खुद का भी इंटरेस्ट था, लेकिन घर में भाई लोग यही कहते थे। मेरे घर में मेरे पिताजी बहुत भोले थे, इसलिए हर बात का डिसीजन मेरे बड़े भाई ही लेते थे। तो वो हमेशा कहते थे कि आपको घर से क्लास करने जाना है तो भले जाओ, सेंटर में समर्पित नहीं होना है। कल आपको शादी नहीं करना है तो नहीं करो, लेकिन सेंटर में नहीं रहना है,
घर से आना जाना करो, यही मुझे कहते थे। तो वो लोग परमिशन नहीं देते थे घर सेंटर में रहने के लिए, मैं आना जाना करती रहती थी, लेकिन ज्यादातर सेंटर की तरफ ही मेरा आकर्षण रहता था। दूसरा जो हम कहते हैं योग से एकाग्रता बढ़ती है, तो मैंने ये अनुभव किया कि जब अब मैं इतना टाइम सेंटर में देती थी, बहनों के साथ गीता पाठशालाओं में जाती थी, फिर भी मैं जब घर में आती थी तो जो मैं बाहर का सिलाई काम करती थी, तो पहले जो काम मैं 1 घंटे में करती थी वही कार्य मैं आधे घंटे में पूरा कर देती थी। एक एकाग्रता, और दूसरा हमेशा बुद्धि में रहता था कि मैं वापस मुझे सेवा में जाना है, बहनों के साथ जाना है, इसलिए मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो इस रीति से चल रहे थे, घर वाले परमिशन नहीं देते थे। 79 के अंदर दिवाली का टाइम था और उस समय पर मैं मधुबन गई हुई थी। बच्चों का बाल वर्ष चल रहा था, बच्चों का ग्रुप जो था, हमारे निमित्त टीचर के साथ मैं मधुबन गई थी, क्योंकि सूरत का भी एक कल्चरल आइटम थी। आपको याद होगा वो जो गरबा है, उड़ी जाऊं रे, जो सूरत की कुमारियों ने किया था, और इसलिए हमारी निमित्त टीचर मुझे अपने साथ ले गई थी एक्टर्स को तैयार करना, ये करना, इसलिए। तो मैं भी जब मधुबन गई थी, दिवाली का टाइम था, वो समय था जब हम कई बार सुनते हैं दादी जी को बहुत इजीली हम मिल सकते थे। तो ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह में मुरली के पहले सीधा ही दादी जी के कमरे में पहुंच गई और दादी जी के पास सामने जाके खड़ी हो गई। दादी जी क्लास में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दादी जी ने मुझे देखा, दृष्टि दिया, फिर पूछा, अच्छा कहाँ से आई हो? मैंने कहा सूरत से। लता के पास रहती हो? नहीं, मैं सेंटर में रहती नहीं हूँ, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है कि घर वाले छुट्टी नहीं देते हैं और ऐसा ऐसा है, और इसलिए अब मैं क्या करूँ? दादी को ही मैंने डायरेक्ट पूछा। तब दादी ने मुझे 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन दे दिया कि आप चिंता मत करो, आपकी दिल है, कुछ नहीं होगा, आप आओ सेंटर में रहो, अगर कुछ ऐसा हो भी तो आप सीधा ही मेरे पास आ जाना। क्योंकि घर वाले मना करते थे, विरोध करते थे, फिर वापस मुझे डर था कि कोई सेंटर में झगड़ा हो, ये हो, तो क्या आप मेरे पास आ जाना सीधा ही। दादी बैठी है। दादी ने मुझे इतना अच्छा एक आथत दे दी और इतना प्यार से मेरे से बात की, और मैंने मेरे जीवन का डिसीजन ले लिया कि अब मुझे सेंटर में ही रहना है। फिर वापस मैं सूरत में आई। वो प्रोग्राम तो बाल वर्ष का बहुत चला था। उसके बाद हम अजमेर, जयपुर, दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक गए थे वो कल्चरल आइटम को लेकर के। फिर जब आए सूरत में और मैंने सेंटर में रहना शुरू किया, और सेंटर में तो वो भी तुरंत नहीं, लेकिन पहले क्या किया, घर वालों को बोला कि मैं 4 दिन के लिए जाती हूँ, और 4 दिन घर सेंटर पे रही, वापस घर आ गई, और घर में आके 2 दिन रही, फिर वापस कहा कि जो सेंटर पे जाना है, और ऐसे 8 दिन रही, फिर वापस घर में आई। ऐसे करते धीरे धीरे मैं सेंटर की तरफ बढ़ाती गई और घर की तरफ कम करती गई, और इस रीति से कैसे मैं सेंटर में रहना शुरू कर दिया, घर वालों को भी पता नहीं चला। लेकिन फिर भी बीच बीच में मेरे भाई बहुत ऑब्जेक्शन उठाते थे। वो कई बार मुझे ये कहते थे, क्योंकि मैं जो बाहर का सिलाई काम करती थी, तो मुझे कहते थे, आपके यहाँ ऐसा सिखाते हैं कि अपना कोई बिजनेस चलता हो तो बिजनेस को बंद कर दो और जाकर के रहो। मैंने कहा मैंने बंद ही कहाँ किया है, क्योंकि मैं बीच में जाती थी तो थोड़ा काम करके वापस आ जाती थी सेंटर में। मैंने कहाँ बंद किया है। और दूसरी बात, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं कमाना है और घर चलाना है। ठीक है, मैं तो टाइम पास के लिए कर रही हूँ,
जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर कोई घर चलाने की जिम्मेवारी हो। और इस रीति से मैंने भाई को जवाब दिया और सेंटर में रहना शुरू किया। फिर भी वो लोग मक्कम थे कि हम आपको समर्पण लेटर लिखकर नहीं देंगे, घर वालों ने यही कहा था। फिर सेंटर में आई। अभी जो मैंने बताया, मैं बचपन से सूरत शहर में ही जन्म हुआ, वहां पर ही बड़ी हुई। मैंने कभी भी गांव कैसे होते हैं देखा नहीं था, खेत कैसे होते हैं देखा नहीं था, सिर्फ पुस्तक में पढ़ा था। ज्ञान में आने के बाद मैंने गांवों को देखा, खेत को देखा, खेती बाड़ियों को देखा। ये सब कुछ मैंने बाद में देखा। जब पढ़ाई के समय पर थे तब तो कभी घर से बाहर कहीं निकले ही नहीं थे। वैकेशन होता तो मामा के घर में गए नवसारी, सूरत में, फिर वापस आ गए। बाकी तो कहीं आना जाना होता नहीं था। और इसलिए कई बार ऐसे ऐसे अनुभव होते थे कि आज अगर मैं याद करूं तो अपने ऊपर हंसी आती कि कितने बुद्धू थे तब, कि कोई प्रकार का बाहर की दुनिया का अनुभव ही नहीं था। और इसके बाद फिर वो लोग मना करते थे। और यहाँ सेंटर में आने के बाद दीदी कहाँ न कहाँ जाने का प्रोग्राम बना लेते थे। कभी नवसारी गए, कभी वलसाड़ में आए, कभी अहमदाबाद गए। तो ऐसे कहाँ न कहाँ मास 2 मास चले जाते थे रहने के लिए। तो उसमें भी एक बार अहमदाबाद जाना हुआ था और अहमदाबाद से फिर अचानक आगे का प्रोग्राम बना। तो उस समय पर जामनगर का प्रोग्राम बना। मुझे बोला दीदी ने, सलाह दीदी ने कि जामनगर जाना है। भी 1 साल ही हुआ था मुझे सेंटर में रहते। मैंने कहा कि दीदी मैं अपने आप को इतना योग्य नहीं समझती हूँ कि ऐसे आप मुझे इतनी जिम्मेवारी को वहां भेज रहे हो। लेकिन अभी 1 साल हुआ है, भी मुझे खुद को बहुत कुछ सीखना है। मैं अपने आप को इतना योग्य नहीं समझती हूँ। मैंने दीदी को मना किया। तो फिर अचानक मुझे 1 दिन के लिए सूरत आना पड़ा, लौकिक कुछ काम से अचानक ही आना पड़ा। तो दीदी मुझे बोलती है, सलाह दीदी सूरत जा रहे हो, लता दीदी को बात करना, लता दीदी से पूछना। ठीक है। सूरत में आई, घर गई, वापस आ गई तुरंत। लता दीदी से बात किया। लता दीदी ने हमेशा एक ही भावना रखी। हमेशा दीदी यही कहते थे, अगर आपको लगता है कि मेरी उन्नति है तो आप भले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। दीदी हमेशा यही कहते थे कि आपको लगता है कि मेरी उन्नति है। दीदी ने तो बस अपने मेरे पर ही छोड़ दिया। मैं वापस दूसरे दिन ही गुजरात से अहमदाबाद पहुंच गई। गुरुवार का दिन था। तो उस समय पर पहुंचते ही मैं दीदी के पास गई, दीदी से मिली। दीदी ने कहा, बाबा का संदेश सुना? नहीं। कैलाश दीदी से मिले? नहीं, अभी मैं आ रही हूँ। तो जाओ कैलाश दीदी से मिलो, बाबा क्या कहता है। मना जो जामनगर के लिए मैं मना कर रही थी। तो दीदी ने कहा बाबा से, दीदी से मिलो, कैलाश दीदी से और मिलो। कैलाश दीदी से मिलना हुआ कि तब तो ये सुख शांति भवन नहीं था, वो बाजू में जो मणिनगर राज्य भवन के बाजू पुराना था, वहां रहते थे। तभी कैलाश दीदी ने बताया, बाबा से संदेश पूछा तो कि बच्ची बहुत अच्छी श्रीमत पर चलने वाली, सच्चाई सफाई वाली है, श्रीमत पर चलने वाली है, ऑनेस्ट है। बाबा ने ऐसे ऐसे जो कहा, तब मुझे दिल में अंदर एक हुआ कि भगवान ने मेरे अंदर इतना विश्वास रखा है। भगवान का जब मेरे अंदर इतना विश्वास है तो मैं मना नहीं करूंगी। तो फिर मैंने दीदी को बोल दिया कि दीदी बाबा ने कहा है, बल मैं अपने आप को नहीं समझती, लेकिन बाबा ने कहा है और बाबा का मेरे में विश्वास है तो मैं जरूर जाऊंगी। और ऐसा कहते हुए फिर मैं जामनगर चली गई और 1-2 मास वहां पर रही, फिर वापस आई। ना ज्यादा करके मैंने सेंटर में रहना शुरू किया, लेकिन सूरत में मेरा ज्यादा रहना ही नहीं हुआ। कहाँ न कहाँ दीदी मेरे बाहर के ही प्रोग्राम्स बन जाते थे।
सूरत में थी तब गीता पाठशालाओं के चक्कर, सूरत के अंदर बहुत सारी गीता पाठशालाएं सोनगढ़ उकाई तक थी। उस समय पर ही 20-25 गीता पाठशालाएं थी और हर पाठशालाओं में चक्कर लगाना होता था। तो इस रीति से चल रहा था। और 83 में जब सूरत मजूरा के सेंटर बना, तो उस समय पर सेंटर के उद्घाटन के लिए हमारे दोनों दादियाँ, आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी और आदरणीय गुलजार दादी जी, दोनों दादी आ रहे थे। और साथ में बहुत सारे मधुबन निवासी महारथी भाई बहने भी थे। मेरे मन के अंदर संकल्प आया, तब मैं बलसार में ही आई हुई थी, लेकिन मैं फिर सूरत गई। मेरे मन के अंदर संकल्प आया, क्यों न दादियाँ आ रही है तो मैं समर्पण पत्र घर वालों से लिखवा लूं। तो मैं घर गई और अपने माता जी से बात किया। मम्मी ने कहा कि भाई से बात करो, अगर भाई छुट्टी देता है तो। मम्मी को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन भाई लोग मानते नहीं थे। तो फिर बात किया तो भाई ने 1 घंटा मेरा इंटरव्यू लिया। आप वहां रहते हो, आपका खर्चा, कल आप बीमार हुए, आप बूढ़े हुए, क्या करना, ये सब इतने सारे क्वेश्चन किए। और फिर बाद में तैयार हुए वे लोग। और उसके बाद फिर मैं तो वापस आ गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तो सिर्फ समर्पण लेटर लिखना है, साइन चाहिए थी। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन सेंटर में आने के बाद मेरे परिवार वालों ने डिसाइड किया कि अब जबकि उसका लक्ष्य ही वो है और वही जीवन उसको बनानी है, अगर हम शादी करते तो उसका खर्चा करते ना, क्यों ना उसको ये समर्पण के निमित्त जो भी उनको देना है वो दे देवे। क्योंकि लौकिक में तो होता है ना, शादी की एज होती है तो शादी की तैयारियां पहले से होती है, तो जो भी इसका है वो उसके निमित्त उसका उनको दे देना है। परिवार वालों ने डिसाइड किया, मैंने कुछ नहीं मांगा था। और फिर आखिर लता दीदी से बातचीत करके हमारे पूरे लौकिक परिवार को, चाचा चाची, मामा मामी सब, और जैसे लौकिक में करते हैं ना, मौशालू मामा के घर से आता है, तो नौसारी वाले मामा मामी को तो बहुत उमंग था कि हाँ हमारी भांजी समर्पित हो रही है, तो वो तो बहुत खुश थे। और इस रीति से जिस दिन मजूरा गेट सेंटर का उद्घाटन था, उसी दिन सवेरे दोनों दादियों की उपस्थिति में हमारा पूरा ही लौकिक परिवार, वो भी सब आए थे और दोनों दादियों के हाथों में मेरा समर्पण किया गया। उस समय पर भी मेरा भाई जो मेरे से बड़ा, बहुत रो रहा था, क्योंकि उनको यही होता था कि मेरी बहन सन्यासी बन गई, तो बहुत वो रो रहा था। तब दादी जी ने कहा, उसके आंसुओं को पोंछते हुए दादी जी कहते हैं, भाई आप रो नहीं, रंजन आपकी ही है, आपकी ही रहेंगी, आपके पास आती जाती रहेंगी, रो मत। ऐसे दादी उनको कहते हुए उसके आंसुओं को पोंछ रही है। बहुत सारे, वो सीन ऐसी थी कि वहां उपस्थित सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से समर्पण हुआ और मैंने सेंटर में मेरी समर्पण लाइफ शुरू हो गई। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि सेंटर लाइफ अपनाने के बाद फिर मेरा जो अपने में परिवर्तन आया, मैंने जो अपनी धारणाएं बताई, जिसमें एक था सबसे पहले अपने आप से बातें करना, और अपने शुरू से लेकर और अपने आप से ही मैं बातें करती रहती थी, तो नेचुरल मेरा बोलना कम हो गया, मैं अंतर्मुखी बनती गई। और दूसरा, पहले दिन से ही जो निश्चय का फाउंडेशन, जिसमें अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, ये तीनों निश्चय का फाउंडेशन इतना पक्का रहा। ड्रामा, जैसे आज भी बाबा कह रहे थे, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। और आज भी मैं महसूस करती हूँ, कभी भी कोई भी ऐसी सीन आती, परिस्थिति आती, परीक्षा आती है, लेकिन अंदर से
मैं एक निश्चिंतता का अनुभव करती हूँ। इसमें भी कोई कल्याण है, बस अंदर से मैं कभी हलचल में नहीं आती हूँ। उसके साथ मुरली से प्यार शुरू से रहा। अपने अंदर एक धीरज का गुण आया है। दूसरा, कभी भी बड़ों को कुछ भी कहे ना नहीं कहना है। बड़े कुछ कहे तो कभी भी उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाना है। हमेशा बड़ों को रेस्पेक्ट रखना है, अटक होकर के रहना है, अपने अंदर एक हिम्मत का गुण, ये सभी धारणाएं बाबा का बनने के बाद मेरे अंदर आई। और उसके साथ साथ जिस रीति से मैं सेंटर में रहती थी और दीदी मुझे जहाँ कहीं भी भेजती थी, ऐसे आना जाना चलता रहता था। लेकिन उसके बाद फिर 1988 में फिर दीदी ने मुझे वलसाड़ भेजा और 88 से मैं वलसाड़ में आई। उस समय पर वलसाड़ और वलसाड़ की 3-4 गीता पाठशालाएं थी और मैं वलसाड़ में आई। आज 32 इयर्स हुए हैं वलसाड़ में आए हुए। और अभी वलसाड़ में आने के बाद इस समय पर वलसाड़ कनेक्शन के 15-16 सेंटर्स है और अनेक गीता पाठशालाएं भी है। और दूसरी बात, जिस दिन से मैंने सेंटर में रहना डिसाइड किया था, उसी दिन पहला संकल्प मेरा यही था कि मुझे कभी भी दूसरों को देखना नहीं है, एक बाबा को ही देख करके चलना है। क्योंकि मैं जब सेंटर में रहना शुरू किया, एक मैच्योर एज में आई थी, इसलिए सेंटर के वातावरण को सब कुछ देखती भी थी, ऊंचाई नीचाई ये वो सब कुछ। लेकिन फिर भी मेरा निश्चय का फाउंडेशन इतना पक्का था कि मुझे किसी को नहीं देखना है, एक बाबा को ही देखना है और बाबा को देख करके ही चलना है। ये धारणा मैंने शुरू से पक्की की और इस रीति से मैं वहाँ सेंटर में रहना शुरू किया। वलसाड़ में आई, धीरे धीरे वलसाड़ के अंदर सेवाएं होती गई और 2005 में जब हमारी आदरणीय लता दीदी का अचानक डेथ हुआ बाईपास सर्जरी के अंदर, तो उसके बाद फिर से हमारे दादी प्रकाश मणि जी, मोहिनी बहन, सल्ला दीदी, उन्होंने डिसाइड किया और टोटल सूरत, वलसाड़, बारडोली सब जोन की जिम्मेवारी हमें दी। तो उस समय पर भी फिर से मैं सूरत में गई और मजूरा गेट सेंटर में रहना शुरू किया। 3 साल में वहां पर रही, लेकिन फिर यहाँ सूरत और सूरत से आगे वलसाड़ और वलसाड़ के आगे उमरगांव तक का जो था, तो यहाँ पर अचानक ही मुझे यहाँ से सूरत जाने के कारण थोड़ा हलचल भी हुई और सब कुछ हुआ। तो फिर से मोहिनी दीदी ने और सल्ला दीदी ने डिसीजन लिया कि आप वलसाड़ में रहो और सूरत को संभालो। तो मैं वापस सूरत से वलसाड़ में आ गई और वलसाड़ में आकर के इस समय पर वलसाड़, सूरत और बारडोली ये तीनों को संभाल रहे हैं। वलसाड़ तो वलसाड़ के साथ दमन सिलवासा भी जुड़े हुए ही है और इस समय पर देखा जाए तो टोटल हमारे सूरत वलसाड़ सब जोन के 40 से ऊपर 42 सेंटर्स है। सेंटर सब सेंटर मिलाकर 42 है। 100 से ऊपर भी के टीचर्स बहने हैं और 150 से भी ऊपर गीता पाठशालाएं हैं। तो इस रीति से ये हमारी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभव सुनाया आपने, एकदम बिल्कुल जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है और जो चाहिए लोगों को, वो सब बातें आपके अनुभव में हमने सुनी। एक्यूरेट जो अनुभव चाहिए ना, वो आपने बताया। बहुतों का सुनते हैं, लेकिन आपका बड़ा एकदम आइडियल अनुभव बताया और इसीलिए हम सब बहुत खुश है। धन्यवाद है।
आपकी हिम्मत को भी सराहना जरूरी है, क्योंकि आपके दृढ़ संकल्प के कारण सब बातें सहज होती गई, ये भी आपने दिखाया। तो ये अंदर की आपकी डेवलपमेंट के कारण ये सब हुआ। इसीलिए आपको, आपके मामा मामी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि मामा मामी अभी तो नहीं है। मामी का तो फिर क्या हाँ। हुआ था, उसी समय पर ही 86 में ही उनको किडनी फेल हुई और उसने शरीर छोड़ दिया था। और उनके शरीर छोड़ने के बाद फिर मामा भी बंद हो गए। वो मामा एकदम टूट गए थे, क्योंकि मामी की आयु भी इतनी थी नहीं, 50 साल की ही थी। फिर मामा की भी दिल टूट गई और वो बंद हो गए थे। लेकिन शुरुआत का सहयोग उनके कारण ही मुझे मिला। हाँ, मदद मिली ना। और फिर तो आपने अपने अपने पुरुषार्थ से ही आगे बढ़े हो, बहुत अच्छी तरह बचपन से आगे बढ़े, और बराबर राइट टाइम पर ज्ञान भी आपको उसी एडल्ट एज में मिला, जो आप परिपक्व होके आगे बढ़ते रहे और जिम्मेवारियां संभालते रहे और बड़ों को निश्चिंत भी कर दिया। तो बहुत अच्छा आपने अनुभव सुनाया। ऐसा ही अनुभव हम चाहते हैं, जिससे औरों को एक साथ में अनेक प्रेरणाएं मिले, जो आपका कहेंगे एक आदर्श अनुभव। आपने अच्छी तरह से टाइम को आप भी पक्का सेटिंग करके आपने बताया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए दिनेश भाई। दीदी जी, सुना ना आपने, हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन की ये विशेषता है, कैसे किसी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उमंग उत्साह भरा जाए। तो ये आप बड़ों की दुआओं से हम सब कारेलीबाग परिवार एक दूसरों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी आपने जो आज अनुभव सुनाया, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से विस्तार से सारी बात सुनाई। तो कितनी न आत्माओं को आपके अनुभव से, खासकर कुमारियों को भी कितनी न प्रेरणा मिलेगी आज आपके अनुभव को सुनकर के। तो हम सब बहुत खुश हो रहे हैं, प्रेरणादायी आपकी बातें रही। और बीच में आपने हमारे प्यारे वडील मित्र साथी ऐसे रोहित भाई को भी याद किया। तो रोहित भाई से हमारा काफ़ी प्यार रहा, और रोहित भाई की सेवाएं भी दीदी जी ने ठीक कहा बहुत अद्भुत थी। मुझे याद आ रहा है, जब दादी जानकी जी लास्ट टाइम हैदराबाद गए थे तो कुलदीप दीदी जी ने बहुत तारीफ किया था हमारे रोहित भाई का, और कहा कि ये रोहित भाई नहीं, ये रोहित बहन है। क्योंकि जो भी ट्रेन से आता जाता है, चाहे रात के 2 बजे 2:30 बजे, नाश्ता चाय पानी पहुंचाना, न जाने कहाँ कहाँ की कितनी सेवाएं उनके अंदर उमंग था। तो आज आपने उनको भी याद किया, ये भी बहुत खुशी की बात है।